फास्ट हो गया अपना स्क्रीन दे। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ जी शशि मैम, आवाज में क्लैरिटी है गुड वॉइस मॉर्निंग में? सर। हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बस कुछ ही समय में शुरू करने वाले हैं। ठीक है सर। तो हम शुरू करते हैं। हेलो हेलो मैम, वॉइस शशि मैम, वॉइस में क्लैरिटी है ना? हाँ सर है। हेलो हाँ शशि सर, मैम। बिल्कुल। यस सर है। बिल्कुल सर, अच्छी आवाज है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ठीक है हम शुरू करते हैं। आज हम जो स्कीम देखने वाले हैं वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो भी महत्वपूर्ण इनके स्कीम है उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वह है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन, वास्टिंग, स्टंटिंग एंड एनीमिया, बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिससे हमारे बालिका और बालक दोनों उससे जूझ रहे हैं। तो उनमें वृद्धि सशक्तिकरण करने के लिए भारत सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है। पोषण, हमने कहा कि जो पोषण है कई शब्दों के मिलकर बना है, जैसे पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नोरिशमेंट। इसमें यह भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यह चिल्ड्रेन, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कि इनका एक टारगेट है कि यह स्टंटिंग में 2% की कमी और अंडर न्यूट्रिशन में 2% की कमी और एनीमिया एनीमिया में 3% की कमी। रीजन क्या है कि राष्ट्रीय परिवार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th है उसमें बताया गया कि भारत में इस स्टंटिंग से 38.4% बच्चे प्रभावित हैं। वॉइस तो क्लियर है सभी को ना? हेलो। हाँ तो सर, आवाज भी हाँ, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा क्लियर है सर एकदम। सर। तो कि स्टंटिंग, यहाँ स्टंटिंग से मतलब क्या है? हेलो हाँ हेलो। सर, जो आपने डेटा बताया उसको प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। नेशनल जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है इसके तहत 38.4% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग से पीड़ित हैं। तो यहां मैं जानना चाहूंगा कि स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम जान पाएंगे कि यह स्टंटिंग है या माल न्यूट्रिशन है या अंडरवेट है? ओवर मील सर।
ओवर मील। और कोई बताए? देखिए कि जो स्टंटिंग होता है यह होता है कि उम्र के अनुसार किसी की लंबाई न बढ़ना। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का है और उसका कद 5 फीट से कम है। सर आवाज आ रही है? हाँ जी पंकज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं, सर हाँ स्टंटिंग जी, बताना है क्या? हाँ हाँ बताइए। स्टंटिंग में लो हाइट फॉर एज होता है और वेस्टिंग में जो होता है लो वेट फॉर हाइट होता है। कि व्यक्ति की उम्र तो बढ़ती है लेकिन व्यक्ति की लंबाई जो कद है इसमें वृद्धि नहीं होती। तो इसमें भारत सरकार का जो लक्ष्य है जो पोषण अभियान के तहत कि हम स्टंटिंग में 2% की कमी करेंगे। और अंडर न्यूट्रिशन जो अल्प पोषण है, अल्प पोषण में भी लक्ष्य है हमारा 2% का। और एनीमिया या रक्त अल्पता, रक्त अल्पता से जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनमें 3% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। और एक इनमें टारगेट बनाया गया कि लो बर्थ वेट, इसमें भी 2% की कमी की बात है। जो पोषण अभियान है इसमें 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी, मतलब 4 बिंदु रणनीति की इसमें बात की गई है। रणनीति इनकी ये है कि इंटरसेक्टोरल गवर्नेंस, मतलब कि जो अंतर विभागीय होता क्या है कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ स्कीम है इसकी परेशानी ये होती है कि विभागों के मध्य कोऑर्डिनेशन नहीं है, मंत्रालय के मध्य इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इनमें ये किया गया कि हम जो है जितने भी पोषण से संबंधित मंत्रालय हैं इन सभी में हम एक कोऑर्डिनेशन लाएंगे। और किया गया कि हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के यूज से हम जितने भी बच्चे हमारे अल्प अल्प पोषण या ठिगनापन इन सबसे पीड़ित हैं हम उनको ट्रैक करेंगे। एक उनमें जो तीसरा बिंदु है कि हम इनके स्वास्थ्य और पोषण इन सभी से, इनमें किया गया कि जो एक जो चौथा बिंदु है इनका मास मूवमेंट। मास मूवमेंट से मतलब यह है इनके हैं कि लोगों के व्यवहार में इतना परिवर्तन करना कि लोग, ये जो पोषण अभियान चलाया गया इसमें एक आंदोलन की तरह इसको इसमें भागीदारी नहीं करें ताकि कम समय में ये जो भारत सरकार का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति किया जा सके। एक है मिशन 25। मिशन 25 क्या है, कोई बताना चाहेगा? हेलो, मिशन 25 पंकज। जी सर। मिशन 25। सर ये भी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जी हाँ। मुझे इसका, सही से ध्यान नहीं आ रहा है सर स्कीम का हाँ अभी। इसका इसमें ही कहा गया कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है चौथा चरण, उसमें सर्वे में बताया गया था कि भारत में 38.4% जो बच्चे हैं वह स्टंटिंग या ठिगनापन से प्रभावित हैं। इनको 2022 तक इनमें कमी करते हुए 25% पे लाना है। यानी जो 38.4 है इसमें कमी करके 25% लाना है। इसमें इन्होंने बताया कि कुछ किस प्रकार से हमारा जो टारगेट है इसको हम अचीवमेंट करेंगे। इसमें यह है कि हम जो न्यूट्रिशन है हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे। फूड फोर्टिफिकेशन में मतलब यह होता है कि ऐसे तकनीक या ऐसे विधियों का उपयोग किया जाता है कि जो हमारा खाद्य है इसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे जेम या जेली, इस सब या दूध, ऐसे दूध है अगर दूध को हम ऐसे रख दें तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए या पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका जो जीवन काल है वह ज्यादा हो जाता है। और एक है अडोलसेंट न्यूट्रिशन, मतलब किशोर पोषण। हम किशोरों के क्या होता है कि उम्र के हिसाब से पोषण की डिमांड होता है। तो यहाँ बताया गया है कि किशोरों को हम कौन सा न्यूट्रिशन देंगे। और एक ये है
कि क्या है हमारे यहाँ की जो खेती होती है, खेती में सबसे ज्यादा हम लोग जो अनाज उत्पादे हैं वो गेहूं, चावल। तो क्या है कि हमारी जो डाइट में डेली जो रूटीन है इसमें सबसे ज्यादा उपयोग हम गेहूं, चावल या दाल का करते हैं। लेकिन इसमें लक्ष्य किया गया है कि हम खाद्य में विविधता लाएंगे, यानी डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और एक बात पोषण अभियान में ये भी कहा गया कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि उनमें जो भी, चाहे बच्चे की गर्भावस्था या गर्भावस्था के पश्चात, अगर उनमें कोई भी कमी आ रही है तो हम उनको उनके स्वास्थ्य को ट्रैक करेंगे और विशेष स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। और एक इसमें यह है कि जो इनका चार वाला, जो इनका 4 पॉइंट स्ट्रेटजी है उसमें एक था जन आंदोलन या मास मूवमेंट। इन्होंने बताया कि हम मास मूवमेंट कैसे करेंगे। मास मूवमेंट में यह है कि लोगों का हम व्यवहार या बिहेवियर चेंज करेंगे, ताकि लोग जो कम्युनिकेशन है यह बढ़े और एक दूसरे को अवेयरनेस लाएं, ताकि एक जन आंदोलन के रूप में कायम हो सके। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा पोषण अभियान है यह सेंटर सेक्टर स्कीम है या सेंटर स्पॉन्सर्ड? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है सर। स्पॉन्सर्ड जी हाँ। हेलो। सेंट्रली हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जी हाँ, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें भारत सरकार 50% वहन करेगी, और जो 50% है या तो वर्ल्ड बैंक या अन्य जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके सहयोग से यह स्कीम चलाई जाएगी। अब हम अगला स्कीम पे आते हैं। देखिए, अगला जो हमारा आज का स्कीम है वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसका उद्देश्य लिखा है नीचे, आप देखेंगे कि मातृ शक्ति, राष्ट्र शक्ति, मतलब कि माता की शक्ति ही देश की शक्ति है। आपको याद हो कि गांधी जी का एक अच्छा सा वक्तव्य है कि अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ऐसे ही अगर हम महिलाओं के हेल्थ का अगर ध्यान रखें तो वह पूरे परिवार के हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले यह है कि 2005 में एक स्कीम थी, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया जाता था कि जो भी महिलाएं होती थी अगर वो संस्थागत प्रसव या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती थी तो उनको 1400 रुपए दिया जाता था। अगर यह जो दिया जाता 1400 रुपए यह पहले बच्चे पर। इसी में क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी बिल कब लाया गया था? हेलो। 2005 में। फूड, अच्छा, फूड सॉरी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बताइए पंकज जी। सर 2005 या 2003 में आया था। नहीं, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। शायद 2003 में है। 13 वाला है क्या? हाँ जी हाँ पंकज जी, ये 13 वाला है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। इसमें यह मैंडेट किया गया था कि हम महिलाओं को एक एवरेज 6,000 रुपए दिया जाएगा, चाहे यह स्तनपान करने वाली माताएं होंगी या गर्भावस्था की जो भी महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। इसी में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसमें क्या किया जाता था कि इन्होंने आईसीडीएस का जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रयोग करते हुए 53 जिलों में लागू किया गया था। इसी का विस्तार
इसी को विस्तारित करते हुए भारत सरकार ने जो मातृत्व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो आपका 2005 से जननी सुरक्षा योजना, बाद में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसी का एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पहले 1400 रुपये दिया जाता था और 2013 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसमें 6000 रुपये कर दिया गया। तो इन्होंने बताया कि जो भी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद इन महिलाओं को हम जो 1400 रुपये था इसको बढ़ा के 6000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन ये 6000 रुपये कई इंस्टॉलमेंट में देने होते थे। तो कोई बताए कितने इंस्टॉलमेंट में है? सर 3 किस्तों में। जी हाँ, इसको 3 किस्तों में देना होता है। इंस्टॉलमेंट तीन 3 इंस्टॉलमेंट में इनको देना होता है, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट में तो 5000 रुपये दी जाती है। जो अगला इंस्टॉलमेंट होता है उसमें 1000 रुपये। यह देखा जाता है कि यह जो एवरेज है वह सभी को 6000 रुपये के करीब हो। जो 5000 रुपये दिया जाता है यह पहले बच्चे के लिए। कोई भी ऐसी महिला जिनका पहला बच्चा है इनको 5000 रुपये दिया जाता है। इसे माना जाता है कि किसी भी महिला का अगर पहला बच्चा होता है तो उनको बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको पर्याप्त रेस्ट की जरूरत होती है। और जब कोई महिला रेस्ट करती है तो इस दौरान वह धनार्जन नहीं कर पाती, तो और वह अपने स्वास्थ्य के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाती। इसी के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 6000 रुपये का प्रोविजन किया गया था। और इसमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इनमें एलिजिबल होंगे? बताइए कोई। सर जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगी वो एलिजिबल नहीं होंगी। और एग्जैक्ट विवेक जी, कि ऐसे महिलाएं जो सरकारी या उनको क्या कहते हैं कि जो भी सीपीयू है अगर उसमें काम कर रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसे महिलाओं को इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जो स्तनपान या गर्भावस्था है इनको इस स्कीम के तहत लाया गया है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज दोबारा बता दें। इनके क्राइटेरिया ये है कि कोई भी ऐसी महिला जो लैक्टिंग मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है या प्रेग्नेंट वीमेन है या लैक्टिंग मदर है, तो इन दोनों को इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इनकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन ऐसी कोई महिला जो गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है तो उसको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। क्लियर? सर क्या माइनर गर्ल्स के लिए भी है? इसमें नहीं, 2 महिलाएं लैक्टिंग वुमेन या इनका जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनके लिए है। सर गवर्नमेंट सर जो महिला है उसको बाहर रखा गया है। हाँ हेलो, गवर्नमेंट हाँ सर्विसेज पे। हाँ पंकज जी, मैं कह रहा हूँ सर इसमें सरोगेट मदर्स इंक्लूड होंगी क्या? सरोगेट मदर के लिए अभी तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है इसमें, या इसको हम लोग चेक कर लेंगे क्या इसमें इंक्लूड होगी कि नहीं। मेरी जानकारी में तो अभी नहीं है। और यह जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है यह हम बात करेंगे कि ये स्कीम कौन सी किसकी है, मतलब सेंटर सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर्ड? बताइए कोई। सेंटर सेक्टर, हाँ जी, सेंटर सेक्टर ये भी सही स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जी हाँ, यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो उत्तर पूर्वी के राज्य हैं
इनको 90 और 10 के रेशियो में इनको असिस्टेंस गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और जो यूटी है, यूटी में कितना परसेंट दिया जाएगा? 100%। 50 आई थिंक 60-50 क्लियर नहीं। नहीं, देखिए, जो भी यह जो भारत सरकार का सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें जो कि उत्तर और पूर्वी राज्य हैं, इनको तो 90-10 के रेशियो में दिया जाएगा। लेकिन जो यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें पूरा 100% जो असिस्टेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जो स्टेट है, स्टेट में यह 60:40 60:40 का इसमें इनके जो भी लागत है ये वहन किया जाएगा। हमारा हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए, स्टेट में कितना यूटी जी हाँ, सच मैम, इसमें यह है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है, इसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इनके लिए 19:10 कि 10% तो इनका खर्च होगा जो मतलब स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, और 90% या 90% यह सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो स्टेट हैं, स्टेट में यह 40% तो स्टेट का होगा, लेकिन 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो यूटी होती हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा जो स्कीम को लागू करने के लिए जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार देगा या केंद्रीय गवर्नमेंट देगी। सही मैम? अब हम हाँ, तो हमारा जो अगला आज का स्कीम है, इसमें है हेलो हाँ जी, सर, उसमें एक क्वेश्चन ये रह गया था, मतलब कि ये मतलब फर्स्ट चाइल्ड के लिए एलिजिबल होंगे या फिर उसके बाद भी ये स्कीम मिलेगी? देखिए, ये स्कीम में है कि जो पहला बच्चा होगा, तो इनको जैसे इसमें 3 इंस्टॉलमेंट की बात की गई है कि पहले पहले में 2-2 हजार दिया जाएगा, उसके बाद 1 हजार। तो जो ठीक है। इसमें जो पहले 5 हजार रुपये दिया जाएगा तो पहले चाइल्ड के लिए। लेकिन अगर पहले चाइल्ड के बाद के हैं तो जो रिमेन इनके रह जाती है वह इनको दिया जाएगा सेकंड चाइल्ड के लिए। ठीक है पंकज जी? जी सर। ठीक है ना? तो हम सर, सेकंड चाइल्ड के लिए मतलब दोबारा से स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी? वो जो 1 हजार रुपये रह जाता है हम्म। वह मिलता है। अच्छा, सिर्फ एक और हजार सर रुपये वो जो मिलेगा? 5,000 का है वो कितने मतलब कितने पहला कितने हजार पह, रुपए करके मिलता है? पहला बच्चा है। अगला ठीक हमारा है सर। स्कीम है आईसीडीएस। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आईसीडीएस है यह कब लागू किया गया था? बताइए, बहुत फेमस है। यह पहले आपको याद हो कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो एक लाल कलर की किताब आया करती थी, वह इसी के तहत मिलती थी। बताइए आईसीडीएस स्कीम कब लागू किया गया था? पता नहीं सर। घनेन साहब, डॉक्टर साहब, तो नहीं पता, कल्पना? किताब नहीं मिली थी सर हमें। अच्छा, आपको नहीं मिली सर थी किताब? 2002 जब डॉक्टर साहब को किताब ही नहीं मिली थी तो कैसे बताएंगे? नहीं है। नहीं, वो तो बात सही है, क्लियर नहीं। डॉक्टर साहब कहीं किताबें नहीं मिली थी तो बताएं कैसे? तो ठीक है, हम देखते हैं कि जो आईसीएड स्कीम है यह 2 अक्टूबर 1975 यानी गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आईसीडीएस लागू किया गया था। आ प्लीज कोई ये मत कहिएगा कि नहीं हम तो पैदा ही नहीं हुए, तुम्हें पता कैसे चलेगा? सही बात है सर। पहली किताब नहीं मिली थी। तो यह जो आईसीडीएस है, अच्छा आईसीडीएस ये स्कीम कौन सा है, सेंटर सेक्टर या सेंटर स्पॉन्सर्ड? बताइए कोई, नहीं तो आगे बढ़े। सर सेंटर सेक्टर हो सकती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
ठीक है, देखिए जो आईसीडीएस है यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें स्टेट और यूटी, सेंट्रल सेक्टर हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या हुआ कि जब यह 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया था, तो यह भारत सरकार का फ्लेक्सी प्रोग्राम था। इसमें यह हुआ कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी जो 6 साल से पहले का जो हमारा बचपन का काल होता है, उसके लिए इसमें प्रोविजन किया गया कि इनको हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा स्कीम है। और यह एक जो हमारा, आप जानते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में इन्होंने बच्चों और महिलाओं के साथ कमिटमेंट कर रखी है कि हम इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। याद हो कि 46 आर्टिकल 46 है ना शायद, कौन सा है इसके बच्चों से? 46 42 lactating mothers, 47 जो है न्यूट्रिशन द चाइल्ड्स। लेकिन सर चिल्ड्रन से रिलेटेड वो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं 0 से 6 के लिए उन्हें शिक्षा की बात की गई है और उनके स्वास्थ्य की बात की गई है ना, दोनों। और याद हो कि 39 में भी इनके सुकुमार की सुरक्षा के लिए बात की गई। नहीं, अपने यहाँ जो एफआर में फंडामेंटल राइट में होती है, इसमें यह है कि 6 से 14 की बात की जाती है कि ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के मध्य है, इनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। लेकिन जो नीति निदेशक या डीपीएसपी में है, उसमें इसके जो बच्चे 0 से 6 वर्ष रहते हैं, इनके विषय में बात की गई है। तो इसमें आईसीडीएस में ये कह गया कि इनके 6 पिलर हैं। 6 पिलर में ये है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हम जितने बच्चे हैं और बच्चों के साथ प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर के भी, इन तीनों के लिए इसमें प्रोविजन किया गया था। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जिसमें बच्चे जो हैं 0 से 6 हैं, लैक्टिंग वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन, इनमें ही कहा गया कि हम जो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी और जो उनकी सहायिका होती हैं, इन दोनों के माध्यम से हम इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, इनके पोषण की, महिलाएं, बच्चे और गर्भावस्था। और इनमें ही कि प्री स्कूल एजुकेशन, आपको याद हो कि आंगनवाड़ी में हम जब नाम लिखाने से, जो सरकारी स्कूल के तहत कि कक्षा, जब आदमी लड़का 6 साल का हो जाता है तो एडमिशन होता है, लेकिन आंगनवाड़ी में 1 साल से लेके 6 साल तक बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं। तो वहाँ हमारा प्री स्कूलिंग, जो गवर्नमेंट के अनुसार प्री स्कूलिंग वहाँ दी जाती है। और वहीं पे एक ह्यूमनाइजेशन यानी प्रतिरक्षीकरण, इसमें जितने भी टीके हैं, चाहे बीसीजी के हैं, हमारे जो टीके होते हैं, या इस आईसीडीएस के तहत ही यह व्यवस्था किया गया था कि हम इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और इनके हेल्थ चेकअप आंगनवाड़ी में ही इनके हेल्थ का चेकअप किया जाता है। इसमें क्या हुआ कि 2005 और 6 तक इनकी जो फंडिंग थी, इसमें भारत सरकार इसमें जो इसका जो ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है 2005 और 6 तक कि यह सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, लेकिन जो इसमें प्रशासनिक खर्च आएगा यह 100% फुलफिलमेंट की जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन इसमें 2009 और 10 के मध्य इसके में जो फंडिंग है इसमें परिवर्तन किया गया और यह हुआ कि जो स्टेट के मध्य तो 50-50 का रेशियो होगा, और जो नॉर्थ रीजन के स्टेट हैं उनके मध्य 90:10 का होगा फंडिंग। अब हम अगला स्कीम में आते हैं। सबला, सबला जो स्कीम है, यह सबला स्कीम कहिए या इसका जो उपनाम है यह राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, यानी कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है। इसके तहत यह गया कि जो भी ऐसी लड़की जो 11 से 18 वर्ष के मध्य हैं, इनके हम एजुकेट करेंगे, इनको हम प्रशिक्षित करेंगे और इनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि यह जीवन में आने वाला
जो भी चैलेंजेज हैं उनका फेस करने के इनके कैपेबिलिटी आ जाए। इसमें जो ध्यान रखना है कि इनका न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस, इन दोनों का, इनका पोषण और स्वास्थ्य इनका चेक किया जाएगा बराबर, और इनमें जागरूकता लाया जाए कि इस उम्र के दौरान जो भी समस्याएं महिलाओं के सामने आती हैं इनके विषय में इनको जागरूक किया जाएगा। और स्वास्थ्य, हाइजीन फूड, न्यूट्रिशन, और इनको जो एडल्ट एंड गर्ल हैं इनको रिप्रोडक्टिव के विषय में भी इनको जागरूक किया जाएगा कि इस उम्र के दौरान इनमें काफी हार्मोनल चेंजेज आते हैं। तो अब इस स्कीम के तहत कि भारत सरकार इसको कैसे, कि जो महिलाओं को एजुकेट स्किल या करना है इनको कैसे करेगा, तो यह हुआ कि हम इनको न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। इसमें इन महिलाओं को जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि एनीमिया से पीड़ित होती हैं लड़कियां, तो इनको आयरन और फोलिक एसिड की इनको टैबलेट दी जाएगी और इनका बराबर स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा और इनको पोषण और स्वास्थ्य, इन दोनों को इनको हम एजुकेट करेंगे कि आपको अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। और समय समय पर इनका हम, जो भारत सरकार है कि इनका काउंसलिंग करेंगे ताकि इनमें आ रहे परिवर्तन और इनको मार्गदर्शन दोनों उनको किया जाए, और इसी में इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें जो फंडिंग है कि न्यूट्रिशन में तो 50% की फंडिंग की जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन न्यूट्रिशन के बाद जैसे आयरन, फोलिक एसिड बांटना या हेल्थ चेकअप करना या काउंसलिंग करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, इसमें 100% फंडिंग की जाएगी। अगला जो हमारा स्कीम है सक्षम, चला गया। ठीक है, अगला जो स्कीम में देखते हैं कि हम सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसा इससे पहले इसे देखने से पहले हम इसे एक जो इससे संबंधित है जो पार्ट है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह कब चालू किया गया था? 2002 में। हाँ, सर 2002 में। नहीं रिंके, यह भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। यह 2015 22 जनवरी 2015 को अच्छा, वो शिक्षा अभियान था। आ गया ना। यह पानीपत, जो झारखंड का पानीपत जिला है, वहां लागू किया गया था। रीजन क्या था कि जो, हाँ जी कल्पना, आपकी आवाज स्लो आ रही है। सर पानीपत के झज्जर जिले से। झज्जर की पानीपत? सर अच्छा, पानीपत के झज्जर जिले से। पानीपत एक, ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं कि पानीपत में यह 22 जनवरी को लागू किया गया था। रीजन क्या था कि 1961 में जो महिलाओं का पुरुषों के प्रति जो लिंगानुपात है वह 976 था। जो बालिका लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात है वह 1961 में 976 था। लेकिन जब 2011 का सेंसस हुआ तो इसमें इनका जो रेशियो है घट के 918 हो गया। तो भारत सरकार ने लिंगानुपात, जो शिशु लिंगानुपात है, इनमें वृद्धि करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लागू की गई। तो इसका एक रीजन इसका यह है कि इसका
जो स्कीम लागू तब वहां किया गया तो काफी अच्छा रिजल्ट आया कि जो हरियाणा का सोनीपत जिला है, सोनीपत में 1,000 लड़कों पे 1,000 लड़कियों का रेशियो इसमें है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले कि ये स्कीम का पर्पज क्या था। तो पर्पज यही था कि हमें पहचान करना था कि ऐसे क्या कारण रहे हैं कि जो शिशु लिंगानुपात है उनमें काफी तीव्र गति से कमी आई। इनका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रिवेंट जेंडर बायस्ड, कि हम लिंग के प्रति विभेद करते हैं। जिससे क्या होगा कि हरियाणा में यह बताया जाता है कि वहां पे ज्यादा जो शिशु हत्या का ज्यादा केसेज वहां आते हैं या विकसित जो भी हमारे प्रदेश हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इनको हमें रोकना था कि हम जो लिंग के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करना, और सेलेक्टिव एलिमिनेशन यानी कि हम जो लिंग चयन है इस पे रोक लगाएंगे। रीजन क्या है कि हमारा पीएनडीटी जो 1994 का है इसे तो लागू किया गया है कि हम उनमें प्रिवेंट करने के लिए या डायग्नोस्टिक करने के लिए हम लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन वह सफल इतना नहीं रहा। तो इसमें हम जेंडर की पहचान करेंगे और यह हुआ कि हम जो लड़कियां हैं हम इनको इंश्योर करेंगे यह कि जीवित रहें और इनकी सुरक्षा के लिए हम विशेष प्रयोजन करेंगे। और लड़कियों के लिए भारत सरकार ने इसमें एक उपबंध किया कि लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से काम करेगी। इनमें जो सबसे दो मेजर कंपोनेंट है यह है कि हम मास कम्युनिकेशन कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, कोई बताए कि एज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक टर्म आता है एज इकोनॉमी। पंकज जी, जी सर। एज इकोनॉमी एज इकोनॉमी मतलब कि आज के समय से मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डालना। हाँ, व्यवहार परिवर्तन, हाँ। कि हम लोगों में ऐसे परिवर्तन लाएंगे, हम लोगों को ऐसे बताएंगे कि उनका व्यवहार जो है परिवर्तन हो जाए। जो अभी विशेष लिंग के प्रति इनका दुर्व्यवहार है उनके मानसिकता में परिवर्तन लाना है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाया जाएगा और एक मास मूवमेंट के तहत काम करेगा। और यह हुआ कि जो बहुत सारे विभाग हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो अब इसमें कोऑर्डिनेशन लाया जाएगा। और पहले जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 100 जिलों की लागू किया था, इसको बढ़ा के अब पूरे भारत यानी 640 जिलों में लागू किया गया है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है यह 3 मंत्रालयों का एक प्रयास है। 3 मंत्रालय में कौन है? एक तो यही हो गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक है मानव संसाधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन 3 मंत्रालयों का यह संयुक्त प्रयास है। ठीक है, यह स्कीम इसी पे खत्म होता है। अगला चलते हैं। कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसी का यह पार्ट है। अच्छा, इसको कब लॉन्च किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना? कोई बताइए। कल्पना 17 कल्पना मैम, कब लागू किया गया था? 17 और कोई बताए? 2017। 16 डॉक्टर साहब, और कोई बताए? 16 17 हाँ, 2017। तो यह 2015। 2000, हाँ, विवेक जी एकदम करेक्ट कह रहे हैं कि यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह 2015 में चलाया गया था। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही यह भाग है। इसमें यह किया गया कि जो बालिका हैं हम स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, यानी हम एक छोटा स्तर पे हम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। जो न्यूनतम बताया गया कि हम 250 रुपए से एक लड़की का अकाउंट खुलेगा, जो अधिकतम जो पैसा उसमें एक वित्तीय वर्ष में जमा किया जाएगा वह 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है एक साल में। अधिकतम कितना भी कर सकता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में
1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है। इसमें यह हुआ कि ऐसी कोई भी लड़की जो 10 साल से नीचे है